दिल्ली के कश्मीरी गेट से हिमाचल प्रदेश जाने वाली एक बस में दोस्तों का एक ग्रुप ट्रैवल कर रहा था। अब बस खुलने के कुछ घंटों के बाद ये लोग अपना गाना बजाना स्टार्ट करते हैं। सब बड़े मस्ती के मूड में थे और देखते ही देखते ये लोग बस के अंदर ही डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वक्त इनकी बस एक घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अब उसी बस के अंदर बैठी एक 55-60 साल की औरत अचानक से चिल्लाते हुए इन लोगों को गाना बंद करने के लिए बोलती है। अब इस महिला की आवाज सुनकर बस का कंडक्टर इनके पास आता है और फिर कंडक्टर ने इस ग्रुप को बोला कि आप लोग थोड़ा शांति से बैठिए। अब कंडक्टर तो ये बात बोल के चला गया अपनी जगह पर वापस। पर यहीं से पैरानॉर्मल घटनाओं की एक ऐसी सीरीज स्टार्ट होती है जिसे पूरा सुनने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि पहाड़ों पर सफर करते समय आपको क्या नहीं करना है और उस चीज को लेकर आप बहुत सतर्क भी हो जाएंगे। इस आप बीती को मेरे साथ शेयर की है रोहन भाई ने, जो दिल्ली के एक स्कूल के अंदर एज ए स्पोर्ट्स टीचर पोस्टेड है। फिलहाल आप वीडियो में उनके द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। रोहन भाई बताते हैं कि ये दिल्ली के एक स्कूल में एज ए स्पोर्ट्स टीचर काम करते हैं और इसी दौरान स्कूल की जो फीमेल टीचर्स थी उनके साथ इनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। 24 दिसंबर 2024 को जब लंच का टाइम हुआ तो ये सारे जो टीचर्स थे एक साथ बैठे हुए थे और इनके बीच एक डिस्कशन चलता है कि भाई कहीं घूम के आते हैं। इस पर रोहन ने सजेस्ट किया कि भाई देखो मनाली वगैरह तो बहुत क्राउडेड हो जाता है, हम लोग जीभी चलते हैं, वो थोड़ा सा सेक्लूडेड है और हम अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। स्कूल के जो बाकी टीचर्स थे वो सब भी रेडी हो गए कि हाँ यार चलो जीभी घूम के आएंगे और टोटल 9 लोगों का ग्रुप इस ट्रिप के लिए तैयार होता है। अब यहाँ पर 3 कपल और 3 सिंगल लोग थे। कपल में दीक्षा, उसका बॉयफ्रेंड यूसुफ, रिद्धि और उसका बॉयफ्रेंड गॉड और अंजू का बॉयफ्रेंड था ऋतिक। इसके अलावा जो 3 सिंगल लोग हैं इसमें है विनीता, रोहन और नूपुर। अब यहाँ रोहन बताते हैं कि जो रिद्धि और दीक्षा हैं ये इनके अच्छे दोस्त हैं और जो इनके दोनों बॉयफ्रेंड थे वो लोग भी रोहन से काफी क्लोज थे। तो इन 5 लोगों की बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। तो इन सब लोगों ने सोचा कि यार चलो चलेंगे, अच्छा 3-4 दिन एंजॉय करके वापस आएंगे। रोहन लिखते हैं कि इन्होंने ही बस की सारी टिकट और जीवी के अंदर जो इनका वुडन हाउस था वो बुक किया था। 26 तारीख को बुकिंग करने के बाद से ही रोहन की ना तबीयत अचानक से डाउन होने लगी। 1 तारीख को इनको निकलना था और 29 तारीख के आसपास इनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। रोहन अपने बेड से भी नहीं उठ पा रहे थे। इनको ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई चीज इन्हें रोक रही है कि भाई मत जा, उधर जाना सही नहीं होगा। अब फाइनली 1 जनवरी 2025 के शाम 7 बजे इनकी बस थी। 4 बजे तक रोहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी भाई ये हिम्मत करके कैब बुक करता है और पहुंचता है कश्मीरी गेट, जहां पर इसके बाकी के दोस्त भी आए हुए थे। और फिर शाम के 7 बजे जैसे ही इन लोगों ने बस बोर्ड किया, रोहन लिखते हैं कि मेरी तबीयत ना एकदम नॉर्मल सी हो गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पिछले 3-4 दिन से मुझे बुखार हो रखा है। हम सारे दोस्त बहुत इंजॉय करते हुए बस में बैठते हैं और हम अच्छा सोचने लगते हैं कि भाई जीबी जाके ये करेंगे वो करेंगे। अब वो बस एग्जैक्टली 7:15 बजे दिल्ली से खुल जाती है और रात के करीब 11 बजे के आसपास उनकी बस एक होटल के पास रुकती है खाना वाना खाने के लिए। रोहन के सारे दोस्त होटल के बाहर ही जो टेबल चेयर लगा था उस पे जाके बैठ जाते हैं और रोहन इनसे बोलता है कि भाई मैं ना जरा वॉशरूम होके आता हूँ। रोहन जाता है वॉशरूम के अंदर, वहां पर उसने यूरिनेट किया और फिर जो वॉशरूम का बेसिन था उसमें ये हाथ धोने लगता है। अब जब ये हाथ धो रहा था तब इसे रियलाइज हुआ ना कि इसके जस्ट बाजू में कोई खड़ा है, मतलब किसी बहुत बड़े विशाल आदमी की प्रेजेंस इसे फील हो पा रही थी। अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई डायरेक्ट देखे, तो ये हल्का कनखी से देखता है कि कौन है, पर इसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। रोहन यहाँ हाथ में पानी भर के आंख पे छींटा मारता है कि मे बी इसका कुछ इल्यूजन होगा, पर छींटा मारने के बाद भी वो सेम वैसे ही प्रेजेंस फील हो रही थी इसे। ऐसा लग रहा था कि कोई ना अब एकदम इसके पीछे आके खड़ा हो गया है। उस टाइम पर वॉशरूम एकदम खाली था और हल्की धुंध और ठंड के कारण माहौल और ज्यादा इंटेंस हो रखा है। अब इससे पहले कि रोहन कुछ भी समझ पाता, इसके कान के पास एक आवाज आती है, मत जा वहां पर, खतरा है। रोहन तुरंत पीछे मुड़ के देखता है, पर भाई वहां पर कोई भी नहीं। कोहरे के बीच बस घनघोर सन्नाटा हो रखा है एकदम। ये तुरंत वॉशरूम से निकल के अपने दोस्तों के पास जाके बैठ जाता है और इसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। इसे लग रहा था कि ये अभी भी रोहन का इल्यूजन है। ये लोग उस ढाबे पर खाना खाते हैं और करीब आधे घंटे 45 मिनट के बाद दोबारा बस में बैठ के अपनी इस जीवी की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अब इस टाइम पर होता ये है कि इन लोगों ने बैग से अपना स्पीकर निकाला और बस के अंदर ही थोड़ा सा लाइट म्यूजिक प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। अब धीरे धीरे जैसे माहौल बन रहा था, इन लोगों ने म्यूजिक लाउड किया और वहीं पर बस के अंदर ही डांस करना स्टार्ट कर दिया। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई बाकी पैसेंजर बैठे हुए उनको डिस्टर्ब होगा। अब थोड़े टाइम तक तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला, पर फाइनली एक जो पास में लेडी पैसेंजर बैठी हुई थी, करीब 55-60 साल उनकी एज होगी,
वो उठ के इन पे चिल्लाने लगती है, यार ये सोने का टाइम हो रहा है, तुम लोग ऐसे हल्ला कर रहे हो बस के अंदर। अभी इतनी जोर से चिल्लाएं कि बस का कंडक्टर उनकी आवाज़ सुन के इनके पास आता है, और फिर कंडक्टर ने इस ग्रुप को बोला कि भाई आप लोग अपना ये सब म्यूजिक सिस्टम अंदर रख दीजिए, बाकी पैसेंजर भी बैठे, उनको डिस्टर्ब हो रहा है। और ऐसा बोलकर कंडक्टर चुपचाप अपनी जगह पर चला गया। इन लोगों ने भी बात मानते हुए म्यूजिक सिस्टम अंदर रख दिया, पर सबके अंदर ना एक बहुत अजीब तरीके का गुस्सा भर गया था उस औरत के लिए। अभी रात के करीब 1 बजते हैं और इनके ग्रुप की जो दीक्षा लड़की थी ये बोलती है कि यार मुझे ना वॉशरूम जाना है, मुझे सुसु आ रही है बहुत तेज। अब ठंड का मौसम था और ऐसे पहाड़ों में चलते चलते अक्सर हो जाता है। यहाँ जो ग्रुप के लड़के थे वो जाते हैं ड्राइवर के पास और बोलते हैं कि भैया वॉशरूम जाना है हमारे एक फ्रेंड को, और हम लोग भी थोड़ा फ्रेश हो लेंगे, तो आप गाड़ी कहीं पर रोक दीजिए। पर यहाँ समस्या ये थी कि इस टाइम पर बस पहाड़ी रास्ते और डेंस फॉरेस्ट से होके आगे बढ़ रही थी। ड्राइवर ने बोला कि अभी आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए क्योंकि ये जगह सही नहीं है कि मैं बस रोक दूं। ये लोग जाके वापस अपने सीट पर बैठ जाते हैं। 5 मिनट के बाद दोबारा वो लड़के आए ड्राइवर के पास। उन्होंने बोला कि अरे भैया बहुत तेज प्रेशर, आप समझ नहीं रहे बात को, आप रोक दीजिए ना, हम लोग साइड में खड़े हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। अब ये सुनकर ड्राइवर बस को वहीं रोड के साइड पर रोक देता है। घनघोर जंगल और पूरा साइड से पहाड़ है। अब इस पॉइंट पर इनका पूरा 9 लोगों का ग्रुप और बस के 4-5 और पैसेंजर बाहर निकलते हैं। अब जो इनके ग्रुप में लड़कियां थी ना, ये रोड के साइड में जो जंगल है इसके थोड़ा अंदर चली जाती है। लड़के वहीं रोड के साइड पर खड़े होकर यूरिनेट कर रहे थे। अब जब 1-1.5 मिनट पास हो गए तब बस वाले ने हॉर्न दिया कि भाई आके अंदर बैठ जाओ, हम लोग को निकलना है यहाँ से, ज्यादा देर नहीं रुक सकते इस जगह पे। बस वालों का तो रोज का आना जाना है ना इस रूट पे, उनको तो पता ही है कि इधर क्या होता है। यहाँ हॉर्न सुन के सब लोग बस के अंदर आके बैठ जाते हैं। अब वहां से बस आगे निकलती है जीबी के लिए, जहाँ पहुंचने में इनको अभी भी 4-5 घंटे का समय लगने वाला था। अभी उस एरिया से निकले हुए कोई 5-7 मिनट ही बीते थे कि सबकी नजर ना दीक्षा पे पड़ती है। भाई दीक्षा यहाँ पर अचानक से अपना गर्दन नीचे करके एकटक अपने पैरों की ओर देख रही थी। यहाँ सबकी नजर दीक्षा पे ही थी क्योंकि उसने ना जिस तरीके से अपनी गर्दन नीचे की थी वो बड़ा वियर्ड था। कुछ सेकंड के बाद दीक्षा अपनी सीट से उठती है और जाकर जहां पर वो आंटी बैठी हुई थी जिन्होंने कंप्लेन किया था, उनके सीट के पास खड़े होके आंटी को बहुत गंदी तरीके से घूरने लगी। यहाँ दीक्षा और आंटी के सीट के बीच कुछ 4 रो का डिफरेंस था। जब इसके दोस्तों ने दीक्षा को देखा तो इनको लगा कि भाई कहीं ये लड़ाई ना कर ले आंटी से, तो ये दीक्षा को बोलते हैं कि अरे वापस आके अपनी सीट पे बैठ जा, क्या कर रही है वहाँ। ये बस एकटक आंटी को घूरे जा रही थी। इसी बीच इसका बॉयफ्रेंड चिल्ला के बोलता है कि अरे दीक्षा आना इधर, क्यों डरा रही आंटी को ऐसे खड़े होके। और ये बोल के ना उसके बाकी के जो दोस्त थे वो हंसने लगे, मतलब एक तरीके से मजाक उड़ा रहे थे आंटी का। अपने बॉयफ्रेंड के बात सुन के दीक्षा वापस लौटने लगती है अपनी सीट की तरफ, और जो आंटी और दीक्षा की सीट के बीच में डिस्टेंस था उसी को कवर करने के दौरान दीक्षा अचानक बस के फ्लोर पे गिरती है और गिरने के बाद छटपटाने लगी पूरी तरीके से। इसके दोस्त और इसका बॉयफ्रेंड आते हैं दौड़ के इसके पास कि भाई क्या हो गया दीक्षा को, और इसी पीछे देखते हैं कि दीक्षा ने अपना गला जोर से पकड़ा हुआ है और उसे ब्रीथ करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा लग रहा था कि ये किसी से अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रही है। अब इसके सारे दोस्त बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। इसका बॉयफ्रेंड दौड़ के जाता है ड्राइवर के पास बुलाने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। बॉयफ्रेंड ने रिक्वेस्ट की ड्राइवर से कि प्लीज़ बस रोक के थोड़ा सा देखिए। तब ड्राइवर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, इस रास्ते पर हम बस नहीं रोक सकते, तुम लोग जाके चुपचाप बैठ जाओ, खुद से हैंडल करो। ऑब्वियसली बात थी भाई, वो एकदम घुमावदार पहाड़ी रास्ता था, रात का टाइम था, क्या पता उस रास्ते पर कौन किसका इंतजार कर रहा हो। अब इसी बीच जो कंडक्टर था वो इनके पास आता और उसने फिर पानी वानी फेंका दीक्षा के चेहरे पे और इसके बॉयफ्रेंड को बोला कि आप दीक्षा को लेके आगे आके बैठ जाइए, ये थोड़ा सा बाहर से हवा लगेगी तो सही हो जाएगी। यहाँ इसका बॉयफ्रेंड एकदम यही काम करता है, दीक्षा को लेके आगे सीट पर बैठ गया और थोड़ी जब बाहर की हवा लगी, थोड़ा सा इसने बात करने की कोशिश की, तब दीक्षा यहाँ नॉर्मल हो गई। और वहाँ उसने अपने दोस्तों को बताया कि किसी ने ना मुझे बस पर पीछे से धक्का दिया जिसकी वजह से मैं गिर गई और फिर वो मेरा गला चोक करने की कोशिश कर रहा था। और भाई इसके बाद दीक्षा ने अपना गला दिखाया सबको। ये देखते हैं कि इसके गले पर 4 उंगलियों के निशान थे। रोहन इस समय समझ चुका था कि भाई ये कोई ऐसे रैंडम चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी जो इसके साथ वॉशरूम में हुआ और फिर ये दीक्षा के साथ ऐसा होना, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि रोहन ने वॉशरूम वाली बात किसी को नहीं बताई थी। अब चूंकि दीक्षा यहाँ पर नॉर्मल हो चुकी थी, इनके दोस्तों को भी लग रहा था कि यार इस बात को हम बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, बहुत वैसे सोचेंगे ना तो हमारा ट्रिप पूरा ख़राब हो जाएगा।
ये लोग स्कूल में जॉब करते थे भाई, मुश्किल से 3-4 दिन की छुट्टी लेके ये लोग आए हुए थे, तो क्यों अपना ये लिमिटेड जो छुट्टी है इसको क्यों ख़राब करना। यही सब फैक्टर कंसिडर करके ये लोग दीक्षा वाले इंसिडेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अब फाइनली सुबह के 5 बजे इनकी बस ऑड टनल के पास इनको ड्रॉप कर देती है। अब देखो, दिल्ली से जो बस निकलती है मनाली के लिए, वो जनरली जिनको जीभी जाना होता है उनको ऑड टनल के पास ड्रॉप कर देती है, क्योंकि यहाँ से रास्ता थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। अब यहाँ ऑड टनल से जीभी में जिस जगह पर इन लोगों ने वुडन हाउस बुक किया था, वहां तक पहुंचने में अभी भी कोई 2-2.5 घंटे का समय लगने वाला था। तो इन लोगों ने एज पर प्लान पहले ही 2 गाड़ियां बुक कर रखी थी। सुबह 5 बजे वो दोनों गाड़ियां इनका ऑड टनल के पास इंतजार कर रही हैं, जिसमें बैठ के इनको जीभी जाना है। पर भाई यहीं से ना असली खेला चालू हो जाता है। अब यहाँ रोहन लिखते हैं कि दिल्ली में इनके घर के पास एक बालाजी का मंदिर है। उस मंदिर में रोहन अक्सर आया जाया करते हैं, और मंदिर के अंदर जो पुजारी बैठते हैं उनको इन्होंने अपना गुरु माना हुआ है। जब सुबह 5 बजे ये लोग ऑड टनल के पास उतरे, तब इसने अपने गुरुजी को कॉल किया। कॉल करके बताया कि कल रात को मैंने वॉशरूम में ऐसा ऐसा फेस किया, और दीक्षा जो मेरी फ्रेंड है उसके साथ बस में ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तब यहाँ गुरुजी बोलते हैं कि तू शांत रहे एकदम, तेरे पास वो हनुमान जी का लॉकेट है जो मैंने तुझे दिया था, तुझे कुछ नहीं होगा। पहले तुझे संकेत मिल रहे थे कि मत जाओ, उधर खतरा है, पर फिर भी तू माना नहीं। इस टाइम पर रोहन की गुरुजी से इतनी बात हुई। अब रोहन बताते हैं कि इसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ के जीभी के लिए निकल जाते हैं ऑड टनल से। अब उस घाटी में करीब 2 घंटे सफर करने के बाद सुबह करीब 7:15 बजे ये लोग जीभी के उस स्पॉट पे पहुंचते हैं जहां इन्होंने वुडन हाउस बुक कर रखा था। अभी वहां 2 कार में बैठ के ये लोग पहुंचे थे, पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इनका वुडन हाउस है वो उस मेन रोड से करीब 1 किलोमीटर ऊपर ट्रैक करने के बाद आएगा। अब रोहन लिखते हैं कि भैया ऑड टनल के पास मेरे बाकी दोस्त तो फ्रेश हो गए थे वहीं पास के ढाबे वाबे में जाके, पर मैं गुरुजी से बात करने में बिजी हो गया, तो मुझे ना यहाँ जीभी पहुँचते पहुँचते बहुत तेज पॉटी लग चुकी थी। अब रोहन जिस कार से आया था उसी में रिद्धि भी बैठी हुई थी। ये रिद्धि को बताता है कि यार मुझे ना ऐसे जाना अभी नेचर्स कॉल के लिए, तो तुम लोग एक काम करो, ऐसे सामान उतारो, तब तक मैं तुरंत होके आता हूँ। रोहन ठहरा भाई स्पोर्ट्स टीचर, फिटनेस वगैरह सब काफी सही थी इसकी। तो अभी ये उस अपहिल वाले रास्ते पर ऐसे ट्रैक करते हुए ऊपर पहुंच गया होटल में। वहां जाके उसने चेक इन किया और करीब 10-12 मिनट के बाद फ्रेश होके ये नीचे आता है, क्योंकि नीचे भाई इसका सामान पड़ा हुआ था और उसके बाकी दोस्त भी वेट कर रहे थे कि आ जाएगा रोहन तभी हम एक साथ चलेंगे। पर भाई जब ये उतर के नीचे आया ना मेन रोड पे, तो ये देखता है कि जहाँ गाड़ी ने इनको ड्रॉप किया था उससे थोड़ी दूर पर एक पेड़ है। मतलब वो पेड़ एकदम एज पे है रोड के, और उसके नीचे खाई पड़ती है। ये देखता है कि भाई इसके सारे दोस्त वहीं खाई के पास खड़े होके एकदम परेशान हालत में रोए जा रहे हैं और इसका नाम पुकार रहे हैं। ये दौड़ के गया उनके पास, और जैसे ही उन लोगों ने इसे देखा एकदम शॉक हो गए। रोहन बोलता है कि क्या हो गया, तुम लोग रो क्यों रहे हो। तब रिद्धि बोलती है कि तू तो अभी नीचे कूद गया था, इधर से कैसे आ रहा है। रोहन ने बोला क्या बात कर रहा, मैं तो ऊपर गया था होटल में फ्रेश होने। फिर यहाँ रिद्धि बताती है कि जब तू ऊपर गया फ्रेश होने तो मैंने यहाँ पे सबको बोल दिया था कि अभी रोहन गया है, आएगा तब हम साथ में चलेंगे। पर तेरे जाने के 1-1.5 मिनट के बाद ही हमने देखा कि तू वापस नीचे उतर के आया है। हम लोगों ने तुझसे बोला भी कि इतनी जल्दी फ्रेश हो गया क्या, पर तूने हमारी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, और तू सीधा भागते हुए इस पेड़ के पास आके यहाँ से नीचे खाई में कूद गया। अब ये देख के हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, और तभी से हम यहाँ खाई के पास खड़े होके तुझे आवाज लगा रहे थे कि अगर कोई 1% भी चांस हो कि तू जिंदा बचा है तो तू हमारी आवाज का रिस्पॉन्ड करेगा। अब रोहन यहाँ समझ तो चुका था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये कोई छलावा था जो रोहन का रूप लेके इनके दोस्तों को फंसाने की कोशिश कर रहा था। पर रोहन यहाँ सबको समझाने की कोशिश करता है कि अरे तुम लोग अभी इतना ट्रैवल करके आए हो, और इतनी सुबह सुबह हो सकता है तुम लोग को ऐसे इल्यूजन हो रहा। कल रात को दीक्षा के साथ जो हुआ, मे भी उसकी वजह से तुम लोगों ने ओवरथिंक कर लिया होगा। अब चलो होटल में चलते हैं। रोहन अपने दोस्तों को लेके वापस उस वुडन हाउस में पहुंचता है जहां इन लोगों ने कमरा बुक कर रखा था। अब रोहन बताते हैं कि उस वुडन हाउस के पास ही एक और घर बना हुआ था जिसके अंदर उसके ओनर और उनके 2 सर्वेंट रहते थे। उस लकड़ी के घर के बाहर एक छोटा सा सिटिंग एरिया था और उसके जस्ट नीचे से नहर बह रही थी। अब इन लोगों के कुछ कमरे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर थे और कुछ कमरे ऊपर वाले फ्लोर पे। अब ये लोग बैग लेके अपने अपने कमरे में जाते हैं, सब लोग फ्रेश होने लगे, और इसी बीच रोहन ने दोबारा अपने गुरुजी को कॉल किया। गुरुजी ने बोला कि काम कर, तू सबके नाम बता मुझे। अब रोहन ने अपने 8 दोस्तों के नाम बताए गुरुजी को, और फिर गुरुजी ने बोला कि जो इनमें 2 लड़कियां हैं दीक्षा और रिद्धि,
तुझे इनके साथ ही रहना है। रोहन यहाँ गुरुजी से बोलता है कि ठीक है, और दोपहर के टाइम ये सारे दोस्त जीबी एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। आसपास का वाटरफॉल और थोड़ा बहुत ट्रैक करने के बाद शाम को ये सब दोबारा होटल में आते हैं। अब इस टाइम पर जो होटल के केयर टेकर थे उन्होंने बॉनफायर कर रखा था। अब ये सब लोग बॉनफायर के साइड में बैठते हैं और अभी इनके पास एक रम की बोतल पड़ी हुई थी। इन्होंने थोड़ा थोड़ा ड्रिंक भी किया और इसी बीच जो दीक्षा लड़की थी वो अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि मुझे लव यू बोल। तब उसका बॉयफ्रेंड उसको रिस्पॉन्ड करता है। पर फिर सबने नोटिस किया कि जो अभी दीक्षा ने बोला है ना, ये एक्चुअली में दीक्षा की आवाज़ है ही नहीं। अभी जैसी ये बात उसके बॉयफ्रेंड को हिट हुई, वो उससे बात करने की और कोशिश करने लगा, पर जो भी चीज़ का दीक्षा रिस्पॉन्ड करती वो किसी और की ही आवाज़ में बोल रही थी। अब इस बात को लेके उसके और उसके बॉयफ्रेंड में थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई। तब दीक्षा एकदम गुस्से में उठती है और बोलती है कि तू मेरे से प्यार व्यार नहीं करता, मैं जा रही हूँ मरने। और ये भाग के एकदम उस प्रॉपर्टी के एज पे जाने लगती है, नीचे नहर में कूदने के लिए। अब रोहन की नज़र तो पहले से दीक्षा पे थी, गुरुजी ने बोल रखा था। अब जैसे ही दीक्षा भाग के गई, रोहन भी दौड़ के उसके पीछे जाता है और उसने जाके दीक्षा का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के दीक्षा को हिलाया एकदम जोर से रोहन ने, और बोलता है कि पागल है क्या कर रही है तू। अब इस टाइम पर दीक्षा अचानक से होश में आती है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। होश में आने के बाद ये बोलती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अभी तो मैं गिर जाती यहाँ से नीचे। अब ये सीन देख के दीक्षा के बाकी दोस्त आए इसके पास और इन्होंने दीक्षा को उसके कमरे में सुला दिया। इन लोगों को लगा कि मे बी इसने ज़्यादा रम पी लिया है तो नशे में ऐसे बकवास कर रही है। अब उस रात तो ये लोग ड्रिंक करके खाना खाने के बाद सो जाते हैं, पर अगली सुबह जब ये लोग सो के उठे हैं तब रोहन जाके इनके ओनर और केयर टेकर से पूछता है कि कल रात को इतना हल्ला हो रहा था बाहर, आप लोग आए भी नहीं एक बार पूछने के लिए। तब उनके ओनर ने बोला कि हम रात को कल 2 बजे तक जगे हुए थे, हमें तो बाहर से कुछ भी आवाज़ नहीं आई। अब ये लाइन सुनने के बाद रोहन के अंदर एकदम ठंडी सिहरन दौड़ जाती है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि इतने आर्ग्यूमेंट हो रहा था जो दीक्षा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच, फिर हम गए उसे बचाने के लिए, इसके बावजूद भी इनको कुछ भी पता नहीं चला। इसे डाउट होने लगा कि यार कहीं ये ओनर हमारे से कुछ छुपा तो नहीं रहे। फिर इसने सोचा कि यार बस आज रात का ही तो है यहाँ पे, मतलब कल सुबह तो हम वापस निकल जाएंगे दिल्ली के लिए, तो फिर क्यों अपना ट्रिप ख़राब करना। उस दिन भी ये लोग जाते हैं, आसपास का एरिया थोड़ा बहुत घूमते हैं और शाम को आके फिर वही माहौल बन जाता है। बॉनफायर लग गया है, साइड में बैठे हुए हैं ये लोग, अपना ड्रिंक निकाल के पी रहे हैं। और इसी बीच जो रिद्धि लड़की थी वो अपना चेयर ग्रुप से बाहर निकालती है और थोड़ी दूरी पे जाके बैठ जाती है अकेले। अब यहाँ बॉनफायर के पास बैठे बैठे रोहन एक टक रिद्धि को देख रहा है, क्योंकि गुरुजी ने बोल रखा था कि इस पे ध्यान रखना। और ये देखता है कि रिद्धि अपना ग्लास हाथ में पकड़ के ऊपर आसमान की तरफ देख रही है। ये गया रिद्धि के पास और जब एकदम क्लोज से देखा ना तो ये पाता है कि भाई रिद्धि बहुत गुस्से में ऊपर देख रही थी। ये पूछता है कि क्या हो गया, तो ऐसे अकेले आके क्यों बैठ गई इधर। तभी रिद्धि एकदम अलग ही गुस्से वाली टोन में रोहन को बोलती है कि तू चला जाए यहाँ से। रोहन ये सुन के एकदम शॉक हो गया, क्योंकि रिद्धि ने आज तक कभी भी उससे इस तरीके से बात नहीं की थी। तब रोहन यहाँ क्या करता है कि जो उसने लॉकेट पहन रखा था वो उठा के रिद्धि के गले पे टच कर देता है। ओ भाई, रिद्धि एकदम झटके से होश में आती है। वो बोलती है कि यार मैं इधर क्या कर रही हूँ। रोहन ने बोला कि तू अभी हमारे साथ ही बैठी हुई थी और पता नहीं तुझे क्या हो गया, तू अलग आके बैठ गई। तब रिद्धि बोलती है यार मैं भी थोड़ा काम वाम का टेंशन होगा, इसलिए मैं इधर आके अकेले बैठ गई। अब कुछ देर और बॉनफायर के पास बैठने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अब देखो क्या होता है। ग्राउंड फ्लोर पे टोटल 2 कमरे। एक कमरे में रिद्धि और रिद्धि का बॉयफ्रेंड था और इनके जस्ट बाजू वाला रूम विनीता, नुपुर और रोहन शेयर कर रहे थे। रोहन बताते हैं कि जब सब अपने अपने कमरे में चले गए तब हम तीनों भी अपना कमरा लॉक करके आगे से कुंडी लगा के बाजू वाले रिद्धि के कमरे में जाके बैठ जाते हैं। रोहन ने सोचा कि वहीं रिद्धि के कमरे में बैठ के सब लोग एक साथ गप्पे मारते हैं और जब हम लोग को नींद आएगी तब हम अपने कमरे में वापस आ जाएंगे। रिद्धि यहाँ अपने बेड पर बैठी हुई थी, बाजू में उसका बॉयफ्रेंड था और 2 चेयर पे रोहन और विनीता, और जो नुपुर लड़की थी वो रिद्धि के बेड पे ही उसके पैर के पास बैठी हुई है। ये सब लोग अपना बातचीत कर रहे थे, बहुत ही अच्छा माहौल था। और इसी बीच अचानक रिद्धि बहुत जोर जोर से रोने लगी। ये देख के सब लोग घबरा गए एकदम। रिद्धि तुरंत अपने बेड से उठती है और जो सामने गेट था ना बाहर जाने का, उसकी ओर भागने लगी। रोहन बताते हैं कि भैया मेरी हाइट करीब 6'1" है और वेट 93 kg, मतलब बहुत हेल्दी हूँ और तगड़ा भी। जैसे रिद्धि गेट की तरफ भागी मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर रिद्धि ने यहाँ मुझे बहुत तेज धक्का दे दिया। मैं गेट से करीब 10 मीटर दूर जाके गिरा। अब ये लोग कुछ भी रिएक्ट कर पाते हैं कि रिद्धि बाहर निकल के जो बाजू में रोहन, विनीता और नुपुर का कमरा था ना, जो इन्होंने आगे से कुंडी लगा रखा था,
उनका कुंडी खोल के अंदर कमरे में चली जाती है और उसने अंदर से लॉक कर लिया। सब लोग बाहर निकलते और इन्होंने गेट पीटना शुरू किया कि रिद्धि खोल दरवाजा, क्या कर रही है। अब ये सब लोग इतने तेज तेज डोर पे बैंग कर रहे हैं, आवाज दे रहे, चिल्ला रहे हैं। अब इतना आवाज सुन के तो लैंडलॉर्ड को निकल के आना चाहिए था ना बाहर, पर वो नहीं है। जो इनके दोस्त ऊपर वाले फ्लोर पे सो रहे थे वो भी नीचे उतर के नहीं है। अब एक चीज समझना कि जिस कमरे में रिद्धि ने खुद को लॉक करके रखा था उसका विंडो बाहर की तरफ है। अब विंडो पे तो पूरा कर्टन लगा हुआ था, पर ना उस बीच एक हल्की सी गैप थी जिसके थ्रू अंदर देखा जा सकता था थोड़ा बहुत। अब रोहन को पता नहीं कैसे वो गैप दिख गई। भाई ये वहां जाके एकदम ध्यान से देखने की कोशिश करता है और इसने पाया कि जो रिद्धि है वो एकदम सीधी खड़ी होके दीवार पे ऊपर की तरफ स्लाइड हो रही है। ऐसा लग रहा था कि कोई इसका बाल पकड़ के ऊपर खींच रहा हो दीवार पे। रोहन ये चीज देख के एकदम घबरा जाता है। इसने फिर से अपने गुरुजी को कॉल कर दिया। गुरुजी ने उसी समय बोला कि तुम वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल पे रोहन उसी थोड़े से गैप के थ्रू गुरुजी को दिखाता है कि वो देखिए रिद्धि ऐसे दीवार पे ऊपर हो रही है। तब उस टाइम पर गुरुजी ने वहीं वीडियो कॉल पे अपना कुछ मंत्र जाप किया, अपने कुछ सिद्धियों का उपयोग किया और कुछ सेकंड के बाद रिद्धि दीवार से स्लाइड होते होते धड़ाम से नीचे गिरती है। और कुछ मिनट के बाद जब ये होश में आई तो इसने फिर अंदर से कुंडी खोल दी। ये लोग चुपचाप रिद्धि को लेके उसके कमरे में सुला देते हैं। जो रोहन के पास लॉकेट था उसने उसे निकाल के रिद्धि के गले में डाल दिया। अगली सुबह जब सब लोग सो के उठे तब इसके जो ऊपर वाले फ्लोर पे दोस्त रुके हुए थे वो लोग नीचे आते हैं। अब रोहन ने पूछा कि यार कल रात ऐसा ऐसा हो गया, तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया कुछ भी? तब उन्होंने बोला कि यार नहीं, हमें तो कुछ भी पता नहीं चला, तुम लोगों को आके हमारा डोर नॉक करना चाहिए था ना। तब रोहन बोलता है कि यार हम रिद्धि को देख के एकदम ऐसे परेशान हो गए कि मतलब ये हमारे ध्यान भी नहीं आया कि जाके तुम लोगों को उठाएं ऊपर से। तब इसमें विनीता बोलती है कि यार हो सकता है रिद्धि का जो पास्ट है वो थोड़ा खराब रहा है, घर वर पे भी इसके साथ कुछ कुछ गलत हुआ है, तो मे बी वो सब ट्रॉमा कुछ याद आ गया होगा। रोहन बताते हैं कि उस दिन इनकी बस शाम के 5 बजे थी, पर ये अपने दोस्तों से झूठ बोलते हैं कि भाई 11 बजे हमारे बस है। तो फटाफट ये लोग सामान पैक करते हैं और होटल से चेकआउट कर दिया। अभी रोहन इनको करीब 12:30 बजे के आसपास जीबी के एक हनुमान मंदिर लेके जाता है। वहां जाकर इसने पंडित को सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, पिछले 2 दिन से हम लोग ये चीज फेस कर रहे हैं। तब पंडित ने बोला कि तुम उस सारी घटना का जिक्र करो जो दिल्ली से यहाँ आने तक तुम्हारे साथ हुआ। तब इन लोगों ने एक एक करके सारी बात बताई कि यहाँ पर बस रुकी थी, यहाँ पर हम खाने रुके थे, वॉशरूम में रोहन ने वहाँ रिवील किया कि मुझे ऐसा ऐसा सुनाई दिया, फिर हम टॉयलेट करने के लिए रुके थे। यहीं पर उस पंडित ने रोक दिया कि रुको। इन्होंने दीक्षा और रिद्धि की कानी उंगली पकड़ी और अपना कुछ ध्यान लगाया और फिर इन्होंने बोला कि इन दोनों ने एक पीपल के पेड़ के नीचे टॉयलेट किया है और उस पेड़ पर 2 आत्माएं रहती थीं जो इनके साथ साथ होटल तक आ गई हैं। अब ये इनको अपने साथ लेकर जाना चाहती है, पर चूंकि तुम्हारे ऊपर बालाजी की इतनी कृपा है इसी वजह से ये लोग अभी तक जिंदा बची हुई है, क्योंकि तुम इनके साथ हो, तुम्हारी एनर्जी इनके आसपास है, उसी एनर्जी ने इनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और फिर बाबा जी ने एक शॉकिंग चीज रिवील की। वो बोलते हैं कि वो जो दोनों आत्माएं हैं ना वो अभी भी यहीं पर है तुम्हारे साथ, पर वो मंदिर के प्रांगण में नहीं आ सकती, तो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम लोग जैसे ही यहाँ से बाहर निकलोगे वो दोबारा इन दोनों लड़कियों पर हावी होने की कोशिश करेंगी, पर इससे बचने का उपाय है मेरे पास। उन्होंने सबके हाथ पर एक एक कलावा बांधा और कलावा बांधने के बाद सबको एक लाइन बोलने के लिए बोला, जो अभी हमारे साथ है तुम यहीं रह जाओ और हमें जाने दो। और ऐसा बोलने के बाद फिर पीछे मुड़कर मत देखना एक बार भी। अब जैसा पंडित जी ने बोला था इन सारे दोस्तों ने वैसा ही किया और फाइनली ये लोग बस पकड़ के सही सलामत वापस दिल्ली आ गए। तो यार देखो, पहाड़ों में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आम लोग समझ नहीं पाते। मैंने बहुत पहाड़ों में राइड किया, बहुत ट्रैवल किया है और कुछ बहुत ही बिज़ायर मिस्ट्रीज मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका भी मिला जब मैं बिजली महादेव के पहाड़ों में ऐसे ट्रैक कर रहा था। तो जो भी यहाँ पहाड़ी लोग हैं, जो भी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से हैं, वो लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, अपनी हिदायत रखें कि भाई जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको इन पहाड़ों में आके क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो ज़रूर इस ईमेल आईडी पर मुझे अपनी कहानी भेजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।